हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, जो है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। ये हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था एनसीईआरटी का, लेकिन हमने इसके क्विक नोट्स बनाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है अच्छे से इस चैप्टर को समझना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है, चैप्टर को समझना है और उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी बुक में जितने भी कीवर्ड्स दिए गए थे, उनकी डेफिनेशन जानना, उनके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने यही काम किया है कि जितने भी हमारे कीवर्ड्स थे उनकी हमने डेफिनेशन लिखी है, और उसके बाद जो कुछ भी बुक में दिया गया था, जो प्रीलिम्स को लेकर या मेंस को लेकर, मेंस के लिए तो बेसिकली 6th क्लास से बहुत कम ही आएगा, लेकिन जो छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो हमारे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने देखना है कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है और अपने नोट्स बनाने हैं। जो अगर आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारा जो अर्थ है उसके बारे में यहाँ कुछ सब कुछ बताया गया है कि कैसे है, उसकी स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है। ठीक है, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले है हमारा की पॉइंट है जो हमारा अमावस्या, यानी कि अमावस्या क्या होती है। हम सब ने सुना है अमावस्या के बारे में। तो ये अमावस्या, तो ये जो हमारी अमावस्या है, ये अमावस्या होती क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो जो एनसीईआरटी में इसके लिए डेफिनेशन दी गई है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। चलिए हम देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो इतना कितना ईजीली, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने अमावस्या के बारे में डेफिनेशन दी गई है। अगर कभी भी हमारा मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी अमावस्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम सबसे पहले आंसर की जो स्टार्टिंग होती है भूमिका के तौर पर जिसको हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के तौर पर हम जिसको लिखेंगे, तो हम अमावस्या की डेफिनेशन या अगर हमें कोई कोड पता होता है तो हम उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमावस्या के बारे में बहुत ईजिली बताया गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, न्यू मून जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट की पॉइंट, खगोलीय पिंड। ये हमारे ज्योग्राफी में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट भी वर्ड्स हो जाते हैं। कई बार हम हमको सुना तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से होता है, लेकिन हम इसका आंसर लगाने में जो है चूक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए खगोलीय पिंड की जो परिभाषा है वो ये है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या होता है खगोलीय पिंड? वे सभी चीज़ें या वस्तुएं जो रात्रि के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चाहे वो सूर्य तो हमारा दिन में हो गया है ना, चंद्रमा आएगा, तारे होंगे हमारे जो रात्रि के समय में आसमान में चमकते हैं, तो वो सब क्या होंगे? खगोलीय पिंड। इस प्रकार से आपने देखना है कि मैंने बहुत ही डीपली नोट्स बनाए हैं। आप एक बार अगर इनको देखेंगे और आप अपनी बुक से सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट से रीडिंग करेंगे, उसके बाद अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अब है हमारा तारा और सूर्य, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप देख सकते हैं कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। ये गैसों से बने हुए होते हैं। इसके आसपास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, जिसमें वे अपना बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा या सूर्य भी कहते हैं। तारा कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य भी एक तारा है। क्यों? सूर्य के आसपास जो है ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। इसका एग्जाम्पल है तारा। सूर्य भी एक तारा है। आपने ये देखना है कि कई बार हमें प्रीलिम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो हमें तारों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें सूर्य भी डाल दिया जाएगा और हम यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि तारा वो भी सूर्य। तो अभी आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में ही यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सूर्य यानी कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर है नक्षत्र मंडल।
तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि आसमान में रात्रि के समय में हम देखते हैं कि तारों विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बना देते हैं। हमने देखा है एक स्टार यहाँ होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है ना। तो ये जो तारों के द्वारा आकृतियाँ बनाई गई होती हैं ना, उनको ही बोला जाता है नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो ये बात कही गई है, विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से ये पहचान आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। सप्तऋषि है 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि सप्तऋषि जो 7 तारों का एक समूह होता है वो भी नक्षत्र मंडल ही होता है, जिसको हम आसमान में बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अर्सा मेजर ये भी इसका भाग होता है। फिर कह रहे हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब तो हम कंपास यूज़ करते हैं कि हमारा नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट साउथ किधर है ना। लेकिन प्राचीन काल में जब रात होती थी तो उस वक्त जो लोग थे वो तारों की सहायता से दिशा का पता लगाते थे। और ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। एक तारा होता है जो उत्तर की दिशा में होता है, उसको बोला जाता है ध्रुव तारा। तो ये कहा जाता है कि एक ऐसे तारे होते थे जो चारों दिशाओं के बारे में हमें बताते थे। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। फिर सबसे बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, कि ग्रह क्या होते हैं, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते, वे दूसरे तारों की सहायता से अपना चमकते हैं। ठीक है, अपने जो प्रकाश है वो दूसरों से प्रकाशित होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रह। अब जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबल्स। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक छोटा सा यहाँ पे कोट दिया गया है। ये हमारा जो कभी भी हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल NCERT 6 क्लास से ये थोड़ा बाहर ही हो सकता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे प्लैनेट्स के बारे में कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनका सीक्वेंस वाइज याद रखना और उनके बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स दी गई हैं उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दे दी गई हैं आपको अच्छे से समझने के लिए। मैंने भी इसी प्रकार से समझा है। आप चाहें तो मधुकर सर जो हमारे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, अनअकैडमी के जो टीचर हैं, आप उनसे एक बार ये समझ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि मैंने भी ये जो है चैप्टर या ज्योग्राफी मैंने भी उन्हीं से समझी है। लेकिन सर नोट्स में थोड़ा करवाते हैं कि नोट्स खुद से ही बनाने पड़ते हैं। सर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा देते हैं डिटेल से। तो आप चाहें तो वहाँ से एक बार सर की वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ से आप सर से ये जितना भी ये अर्थ से रिलेटेड या सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, अगर आप सर से देखेंगे तो वो हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा डाउट नहीं बचता कि जो हम पूछ सकें या कह सकें कि ये हमारा डाउट जो है क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सन आता है। ठीक है, सन के बाद से हमारे प्लैनेट शुरू होते हैं। पहले आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हैं, उनके नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे प्रीलिम्स में सबसे पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चंस, जो मैंने यहाँ पे साथ साथ ही लिख दिए हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है ना। तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब हमें अपना आंसर लर्न रखना है। ऑप्शन पे हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है, हमें डायरेक्ट उसका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह जो है शुक्र है। ठीक है, ये 42 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र, जो कि 42 मिलियन किलोमीटर की। फिर आता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, वो है शनि के पास। 30 से ज़्यादा उपग्रह शनि के पास हैं। फिर यहाँ पे जो यूरेनस अरुण है और इसको नेपच्यून को वरुण बोला जाता है, अरुण वरुण। ठीक है, बुध और शुक्र जो है चंद्रमा नहीं,
के चंद्रमा नहीं है। जितने भी यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि प्लैनेट है, इनके पास अपने अपने चंद्रमा हैं, लेकिन हमारा जो बुध और शुक्र है इनके पास क्या है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप अपनी स्पेलिंग को जो है क्लियर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, कि बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। और इसके आगे आता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसे कहते हैं। यह बृहस्पति और मंगल के बीच में मिलती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो होती है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलती है। बुध ग्रह जो है हमारा, ये कितने टाइम में अपनी प्रक्रिया पूरी करता है, परिक्रमण और अपने दूरी पर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि परिक्रमण 80 डेज में करता है। परिक्रमण तो 88 डेज में करता है, और अपने अक्ष पर जो घूमता है ये, तो वो 59 डेज में करता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये थोड़ा मेरा रफली वर्क था, और मैं आपको यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से अपना पूरा एक टेबल बना सकते हैं, जहाँ पर पूरा परिक्रमण, घूर्णन सबके बारे में बताया गया है कि कौन सा हमारा जो प्लैनेट है कितने टाइम में अपने अक्ष पे घूमता है और कितना टाइम में वो परिक्रमण करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपना एक टेबल बना सकते हैं यहाँ से देख के। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे प्रीलिम्स जो है हमें फंसाने की कोशिश करता है, तो हमें भी यहाँ से अपनी पूरी बेहतरीन पकड़ बना के चलनी है। चलें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, वो नेपच्यून है। सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता है घूमने में, वो नेपच्यून लगाता है। सबसे कम समय लगाने वाला जो है वो बुध है। सबसे धीमा घूमने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, राउंड करता है, यानी कि पूरा का पूरा सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 243 डेज़ में घूमता है। सॉरी, ये अपने ही अक्ष पर 243 डेज़ में घूमता है। और सबसे तेज़ जो घूमता है वो बृहस्पति 9 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाता है। और आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूमती है, और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 डेज़ लगाती है ना। तो आप देखते हैं कि ये जो हमारा बृहस्पति है ये कितना तेज़ है कि 9 घंटे में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है, जबकि पृथ्वी की अगर हम तुलना करते हैं तो वो 24 आवर्स लगाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि फिर आगे हम चलते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य को पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। जितने भी हमारे 8 ग्रह और सूर्य हैं इनको सूर्य का परिवार कहा जाता है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है आर्यभट्ट की। स्टेटमेंट है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब यहाँ पे दी गई है हमारी मेन पॉइंट कि सौरमंडल की परिभाषा क्या है। सौरमंडल की परिभाषा क्या है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसको सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के बारे में यहाँ से अलग से बताया गया कि सन, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य ही सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सभी के सभी प्रकाश और जो ऊष्मा है वो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट्स मिल जाते हैं जो प्रीलिम्स में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपने यहाँ से ध्यान रखना है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सबसे दूर है, सबसे पहला आ जाएगा बुध, फिर शुक्र। सबसे पहला आ जाएगा हमारा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विन्स प्लैनेट जिनको जुड़वा ग्रह बोला जाता है वो कौन से हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है।
क्यों? क्योंकि इसका आकार, इसका जो रंग है वो सेम हमारी अर्थ के जैसे, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह बोला जाता है पृथ्वी का, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य उल्कापिंड जैसे 2003 UB313 सिरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जाते थे। ठीक है, जो जितने भी हमारे अन्य हमारे छोटे ग्रह होते थे, है ना, तो जो प्लेटो जो होते थे या छोटे ग्रह बोले जाते उनको भी पहले हम ग्रह माना जाता था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, खगोलीय संगठन की जो एक बैठक हुई थी, तो उसमें कह दिया गया था, इनका एक अलग से नाम रख दिया गया था, खगोलीय पिंड, इनका नाम रख दिया गया था 2003 UB313 सिरस तथा प्लेटो, यानी कि जो छोटे छोटे ग्रह थे इनका नाम था सिरस और प्लेटो। इनको इस नाम, ये एक नंबर और ये मतलब इसी नंबर से इनकी पहचान की जाने लगी थी। अब यहाँ पे आता है हमारी पृथ्वी, अर्थ के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी की जब हम नापते हैं तो तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है, वो आता है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह चरण है कि इसके आकार, यही कारण है यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हम चंद्रमा को देख सकते हैं, तो यहाँ पर इतनी ठंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन वहाँ पर जीवन संभव तो है, असंभव तो नहीं है, संभव है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। जितने भी हमारे अदर ग्रह हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि कोई ना कोई ऐसी कमी होती है कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन हमारा जो पृथ्वी है यहाँ पर जीवन जीने के लिए गैसें भी हैं, पानी भी है, धरती भी है। ठीक है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, यानी कि यहाँ पर जीवन जो है पॉसिबल है, तो इसलिए इसको अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70% जो है, यानी कि 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है पृथ्वी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का ही समय लगता है। देखो कि जो सूर्य है वो हमसे 3 लाख किलोमीटर की दूर है, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश जो है उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए केवल और केवल 8 मिनट का ही समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। अभी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, अब हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे क्लियर कर रही है सब कुछ, लेकिन हम इतनी क्लैरिटी के बाद भी ऑप्शन जब हमें एनसीईआरटी में दिए जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी क्लैरिटी जो है यहीं से हमें अपनी बना के रखनी है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि जैसे कि हमारे ग्रह हैं, हमारे उपग्रह हैं, ये सब के सब जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से अन्य छोटे छोटे
पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे फिर से हम प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही भाग होते थे जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड के बारे में आ जाएगा कि उल्कापिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते थे कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने के लिए होती थी। ठीक है, तो ये होता था उल्कापिंड। अब आते हैं कि एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो वो लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ध्रुव तारा से उत्तरी दिशा के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो NCERT का ये फर्स्ट चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाने हैं। आपको आई होप कि आपको मेरे नोट्स से थोड़ा जो हमारी चैप्टर की समरी मिल गई होगी, आप यहाँ से थोड़ा हेल्प हो गई होगी। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको दोबारा से एक बार चैप्टर दिखा देती हूँ। अगर आपको अपने नोट्स बनाने होंगे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा था इसलिए थोड़े नोट्स भी लेंदी हो गए हैं, तो घबराना नहीं है। अगर हम शॉर्ट के चक्कर में ये देखें कि बहुत बड़ा हो जाएगा, नोट्स छोटे बनाने हैं, तो फिर ऐसे नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जहाँ पे आप अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई हैं उनको नहीं लिख पा रहे हैं। और क्लास 6 की NCERT के हमें बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें पता होती हैं लेकिन हम उनकी डेफिनेशंस लगाना नहीं जान पाते हैं, उनका सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं, और इसलिए हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारे जो आंसर राइटिंग में हमें बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। तो छोटी छोटी क्लासेस से हमें बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसलिए आपको सभी 6 से लेकर 12 तक की NCERT को तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, ये जो है इसके बारे में मधुकर सर की एक वीडियो आती है, इसी नाम से है 2003 UB 313। आप उसको देख सकते हैं। सर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है पूरा डिटेल में। आप अनअकैडमी पर मधुकर सर की आप देख सकते हैं। इसके बारे में उल्कापिंड, ये जो इनको अलग से सिर्स और प्लेटो को बोने ग्रह के बारे में नाम दिया गया है, इनके बारे में सर ने अच्छे से समझाया है। चलिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर भी प्रोवाइड करवा दूँगी।